जी। जी सर। तो बेसिकली आपने अभी क्या कैलकुलेट करना है, फंक्शन आपके पास गिवन सिंपलीफाई कर दिया गया है, आइटरेशन जो आइटरेटिव इक्वेशन है इसको फंक्शन ही इसको आइटरेटिव इक्वेशन कहेंगे, तो दिस इज कॉल्ड आइटरेटिव इक्वेशन। तो इसमें अब हमने आइटरेशन अप्लाई करना है स्टार्टिंग फ्रॉम k is equal to 0 and then on going on. So we first solve for the k 0 and we estimate the value for k is equal to 1. -14 आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने इंसर्ट किया -1 इधर -1, इसको सॉल्व करें तो क्या वैल्यू आएगी? -14। -14। नाउ ये आपके पास x की वैल्यू कितनी क्या होगी? x at k1, x1 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, जी। यहाँ पे 0 इंसर्ट करें तो x1 की वैल्यू आ गई। तो जब आपने आइटरेशन रिपीट की तो देन योर वैल्यू इज k at 1। तो अब इसमें आप इंसर्ट करें x k1 x1 की वैल्यू क्या इंसर्ट करेंगे यहाँ पे? -4 नहीं -1। -14 फॉर द नेक्स्ट आइटरेशन। अच्छा, k1 की वैल्यू हम अब यहाँ पे आपकी वैल्यू -14। क्या बन गई? k की वैल्यू k क्या है? k1 हो गया, तो हुँ, यहाँ वैल्यू आ गई x1। हुँ, सही। यहाँ पे आल्सो 1 है, देन 4x1 बन गया, 4 1 स्क्वायर, और यहाँ क्या बन गया? 8x1। तो x1 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है -14। तो हुँ, -14 के ऊपर हम अब नेक्स्ट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं x2। x2 तो उसकी वैल्यू क्या 15 होगी पॉइंट कैलकुलेट करके बताएं? -15.39। -15.39। 39 नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x3। -16.70। माइनस में क्यों जा रहे हैं आप? -16.7। 70 सर, -1 से स्टार्ट किया शायद। जी, मैं 0.70। 0.70, ठीक है। नेक्स्ट, अभी आप साथ साथ में इसका एरर भी निकालें। एरर क्या होगा कि दो स्टेट्स की वैल्यू को माइनस करना है, मतलब x2 x3 माइनस x2 देन x4 माइनस x3। दिस वैल्यू जो इसकी टॉलरेंस है should be less हुँ, than 0.000401। अच्छा सर, तो अभी तो वैसे ही फिज़िकली शो हो रहा है कि उससे ज़्यादा ही आ रहा है एरर अभी। नहीं, आगे जाके कन्वर्ट एरर थोड़ा सा, हाँ, उससे ज्यादा ही आ रहा है। हाँ, ठीक है, आप कन्वर्ट कीप गोइंग, x4 की वैल्यू निकालें। -17.95। -17.99 then x5 9 -19.14। minus 19.15। 19.15 15 5 कर लो, चलो 5। -20.30। यार ये सोल्यूशन आपका गलत जगह कन्वर्ट हो रहा है। सर मैं x का वैल्यू कैसे इसी में इंसर्ट कर रहे हैं आप? इसी में इंसर्ट कर रहा हूँ, और लाइक कैलकुलेटर में जो xk की जगह आंसर पुट कर दिया, और वो इज इक्वल टू करता रहा हूँ, तो वो खुद ही कैलकुलेट कर रहा ओके, ठीक है। वैसे तो ये जो मैंने कैलकुलेट किया है वो 4-5 वैल्यू में आ जाता है, 8 वैल्यू में आ जाता है। ठहरे जरा करते जाएं, चलें करें, कंटिन्यू करें। है। -20.30। -20.30, उसके अलावा -21.42। एक मिनट, -21.42 1.42।
minus 22.50. इट्स 1 सेकेंड। नहीं यार, आपने गलत गलत निकाला ना, वही मैं कह रहा हूँ, आपने जो दूसरी वैल्यू है वो गलत निकाली है, x1 गलत निकाला है। x1 x1 और x2 आपका गलत है, वही मैं कह रहा हूँ, आप डाइवर्ज कर रहे हैं सिस्टम, देखिए ना सिस्टम आपका डाइवर्ज हो रहा है, कन्वर्ज नहीं हो रहा। minus ठीक 1 है, 19 20 20 के बाद 70 डाइवर्जन की तरफ जाए, इसका मतलब कैलकुलेशन में कि आपने गलती की है। दोबारा तो कैलकुलेट दोबारा करें x1 की वैल्यू और x2 की वैल्यू दोबारा कैलकुलेट करें। कोई और कैलकुलेट कर रहा है साथ में? सरदार सर साहब। समझ आ गई, जी गलती जी, समझ आ गई, गलती समझ आ गई है, गलती समझ। वही मैं कह रहा हूँ, आपने वो गलत गलत कैलकुलेट की। x स्क्वायर नहीं कहता, 4x स्क्वायर। हाँ वो चीज ना, अब दोबारा कैलकुलेट करें। जी जी। आतिफ आप भी कैलकुलेट करें साथ में, क्योंकि यही एक मेथड है जो न्यूटन रेफरेंस सिस्टम में भी अप्लाई होगा फॉर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, मतलब मल्टीपल इक्वेशंस के ऊपर। फर्स्ट वैल्यू आ रही है -13। चले इसको मैं दोबारा लिख लूँ, x1 जो आ रहा है वो आपके x नोट जो है वो -1 है, और x1 क्या आएगा, -13 -13। 13 अब सही आ रहा है। x2 क्या होगा, -7.46 -7.46154। 46। जी जी जी। ये डिजिट बताया ना, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आपने टॉलरेंस निकालनी है तो 0.5 डिजिट तक तो आंसर आना चाहिए ना आपके पास। सही ठीक सही है, सही। x3 x3 आ रहा है -5.40602 5.40603। 603 x4 -5.0152 एक मिनट, 5.015, 1525। सही है, 01525, करेक्ट। अब एरर देखें कम होता जा रहा है दोनों में। जी जी जी। ठीक है, x5 कितना होगा, 5.40 5 5 पॉइंट पॉइंट मतलब 000 4 जीरोस है। 4 जीरोज है, 1 जी जी जी। 2 3 4, उसके बाद -5 2 आएगा ना, और जी। x6 अब के ऊपर माइनस क्या है, -5 -5। जी ठीक है, जी। और अब x7 पे -5 भी आ निकालें, रहा है, -5 -5। तो एरर क्या है इन दोनों में, 0। 0 का एरर है, हम्म। और इन दोनों के दरमियान अगर आप देख लें तो तकरीबन इससे कम आ रहा है, या इतना ही आ गया। ठीक है, सही इतना ही आ रहा इतना ही आ गया, 2 का फर्क होगा। तो यानी कि अब है। जी आपके जी जी। पास सोल्यूशन कितनी आइटरेशन के बाद आ गया, आप कह सकते हो 6। K6 के ऊपर आपका सोल्यूशन आ गया। सही सही सही। एंड व्हाट इज द सोल्यूशन, 5 solution is x -5। is equal to -5। how you going to validate this, इस ओरिजिनल फंक्शन में -5 की वैल्यू इंसर्ट करें, तो 103 आना चाहिए। 103 आना चाहिए। सही है, 103 आ रहा 103 आ गया। है। जी। अच्छा, अब यही काम देखिए, यहाँ मैंने सोल्यूशन लिख दिया। हम्म। तो द वैल्यू ऑफ 8 आइटरेशन आर हेयर, तो वही सेम वैल्यूज है जो हमारे पास आ रही हैं। ठीक है, सही। अब इसमें एक काम और करें, जी अब आप इसमें x नोट की जगह -1 की जगह +1 ले, आपके पास जो इनिशियल वैल्यू है जी जी। -1 नहीं है, 1 है। तो मुझे वैल्यू बताएं सारी की सारी, x नॉट वुड बी इक्वल टू 1 एंड देन x1, एक
पास x1 आ रही 13 13, जी, x2 x2 आ रही है 7.4615 x3 x3 आ रही है 5.40603 40603। तो ये वही वैल्यू आएगी जो आपके पास तकरीबन, वही वैल्यू तो नहीं आएगी, इसमें वही वैल्यू आ रही है जो पहले आपने हाँ कैलकुलेट किया, पॉजिटिव, सिर्फ पॉजिटिव बस साइन के पॉजिटिव है। साथ। ठीक है, हाँ तो x5 या x6 के ऊपर आपके पास +5 आ जाएगा आंसर। दैट्स करेक्ट। जी जी ठीक है, बिल्कुल। अगेन इसको वैलिडेट कर लें। x की वैल्यू जो है, आप अगर इसमें 5 ऐड करें तो 103 आएगा। हम्म इज दैट करेक्ट? अच्छा, तो मतलब अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो आपका सेम ही आंसर, अगर क्यूबिक होता तो फिर सेम नहीं आता ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। देखें, आपके पास आंसर जो है ना x का दोनों ही है, -1 -5 भी और +5 भी। उसकी वजह ये कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, हम्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने सोल्यूशन होंगे? 2 सॉल्यूशन होंगे। 2 सोल्यूशन होते हैं। क्यूबिक होगा तो सही, उसके कितने सोल्यूशन होंगे? 3 सॉल्यूशन 3 होंगे। सोल्यूशन होंगे। तो नॉन लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन मोर देन 1 होते हैं। ठीक है, इन जनरल। अब उसमें ये देखना सही, होता है कि कौन सा सिस्टम आपका जो इक्वेशन का रिजल्ट है वो आपके लिए वैलिड है और कौन सा इनवैलिड है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ऐसो कहता हूँ ये मेरा वोल्टेज है हम्म और मेरा वोल्टेज -5 आ रहा है और एक मेरा वोल्टेज 5 आ रहा है, तो आपके हम्म नज़दीक कौन सा इसमें वैलिड रिजल्ट है? आई थिंक 5। 5 वाला ना। ठीक है, -5 तो नहीं है ना, पर यूनिट सिस्टम में अगर आप देख रहे हो जो भी 3 फेज सिस्टम आपका मैग्नीट्यूड है, वोल्टेज वेरी सही होता है 0 से लेकर पॉजिटिव में 1%, 1। सही ठीक है, जो भी है पॉजिटिव वैल्यू में ना। सही। तो एक सोल्यूशन आपका इनवैलिड है ये, लेकिन आपके जो न्यूटन रेफरेंस में जो आइटरेटिव मेथड्स होते हैं, उनमें न्यूमेरिकल मेथड में ये इनहेरेंट इशू आप कह सकते हैं कि आपकी जो इनिशियल वैल्यू है दैट डिफाइन कि सॉल्यूशन जो है किस साइड पे वो कन्वर्ज करेगा। सही सही सही। ठीक है, तभी मैंने कहा था कि इनिशियल वैल्यू को चूज करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अगर आपको डायग्राम दोबारा दिखा दूं, अगर आप ये कर्व दें, देखें, तो क्वेश्चन ये हम्म करता है कि अगर आपका सोल्यूशन, देखिए नॉन लीनियर है ना, ये ऊपर पूरी डायग्राम मैंने बनाई यहाँ तक ऐसे जा रहा है, पैराबोलिक नेचर है इसकी। ठीक है, हम्म सेम है। अब ये सोल्यूशन हमारे पास क्या है, 5। ये तकरीबन 103 यहाँ पे भी आ रहा है, उस पे भी आ रहा है, और यही सोल्यूशन यहाँ पे भी होगा, हम्म -5 पे सही भी सेम है ना, कर्व के दोनों सही साइड सही है। सही। नाउ द क्वेश्चन हम्म इज कि विच साइड यू नीड टू कन्वर्ज। अगर आप इनिशियल पॉइंट ये लेते हो तो ये आपको कन्वर्ज करेगा दिस तरफ, और अगर आप इनिशियल पॉइंट ये लेते हो तो आपको ये कन्वर्ज करेगा दैट्स डायरेक्शन। तो डायरेक्शन डिफाइन करती है इनिशियल पॉइंट। सही बात क्लियर है? सही सही। चले, यहाँ पे थोड़ी डिस्कशन की गई है। चलें, लेट्स डू अनदर एक्सरसाइज। इसी चीज में वही चीज आप करें, कैलकुलेट करें कि हम्म यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है हम्म वो 0 है। यानी कि आपने वो एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जब फंक्शन की वैल्यू, मतलब फंक्शन की वैल्यू 0 हो, आपने उस एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे जो 103 है, ये हट जाएगा। की जगह आप 0 कर दें। ठीक है, आपकी इक्वेशन ठीक है। मॉडिफाई हो जाएगी, बाकी चीजें सेम रहेंगी। हम्म ओके, अब मुझे इनिशियल फाइंड वही आउट माइनस। करें, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करके दें, रिपीट करें और मुझे बताएं वो क्या एक्स की वैल्यू जिस पे फंक्शन 0 आएगा। तो एक्स नॉट की वैल्यू क्या है वो बता दें, x1। सो फॉर फ्यू आइट्रेशन वी कैलकुलेट, देखते हैं कि हमारे पास सोल्यूशन आता है कि नहीं आता। नहीं तो इनिशियल वैल्यू क्या सपोज करें, -1 ही। कोई भी एज्यूम कर लें, x नॉट इज इक्वल टू 1 कर लें, 1 कर लें, x नॉट इज इक्वल टू 1 कर लें, इट डजंट मैटर। x नॉट आपके पास 1 है, एंड देन x1 ठीक वुड बी, है, एक मिनट।
0.125. 0.125. The next two would be minus 2.9375. minus 9375. 2.973. The next three would be 9375. 9375. Doesn't matter, वही पता चल जाएगा क्या होता है. x3 पे क्या है? minus 1.3411. x4 minus 0.3909. 0.39. 909. x5 0.7638. 7.76. 0.7638. 38. और x6 0.1091. 0.10 0991. 0.1091 जो whatever. बस यहीं तो रुक जाए, आगे करने की जरूरत नहीं है. अब इसको जरा रिजल्ट्स को एनालाइज करें. आर यू गेटिंग द रिजल्ट? बिल्कुल मतलब पीक्स है. फिक्स नहीं कर, डाइवर्स देखे ना कितनी है. पहले पॉजिटिव था, फिर नेगेटिव, फिर वो एंड देन फिर पॉजिटिव. दोबारा पॉजिटिव. अगर दोबारा जाएंगे दोबारा नेगेटिव हो जाएगा. सो दिस नहीं, मींस अब पॉजिटिव आ रहा है लेकिन बहुत हायर वैल्यू आ रही है. x7 पे कितनी आ रही है? 3.38. 38. वो वापस चला जाएगा. हो क्या रहा है बेसिकली कि हमें ये अल्टरनेटिव मेथड ये नहीं बता रहा है, ये बेसिकली कन्वर्जेंस नहीं हो रही. सही. So it will keep going, keep going, keep going. इसका मतलब ये है कि जो फंक्शन जो है वो कभी भी जीरो दे नहीं सकता, क्योंकि x की कोई वैल्यू जीरो ऐसी टच ही नहीं नहीं है कर रहा. जिसके ऊपर x की वैल्यू जीरो है. कैसे? अब इसकी वैल्यू फंक्शन देखें, ओरिजिनल फंक्शन अगर हम इसको प्लॉट करें. हाँ वो एसिम्प्टोट बना हुआ है. एक मिनट, फंक्शन ये देखें एग्जैक्टली. यहाँ पे ये कभी भी जीरो को टच ही नहीं कर रहा. तो आपकी जो वैल्यू है वो वाइब्रेट हो रही है, मतलब सर ऑक्सीलेट कर रही है अगेंस्ट मतलब जो ओरिजिनल पॉइंट है, सॉल्यूशन है उसके ऊपर. कभी वो पॉजिटिव में जा रही है और कभी वो नेगेटिव में जा रही है. ठीक है. और एट द एंड अगर आइट्रेशन आउट ऑफ मतलब कह सकते हैं कि डाइवर्जेंस बहुत ज्यादा हो जाए तो ये विल गो टू इंफिनिटी. ठीक है. तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास सॉल्यूशन जो है वो नहीं है और इट इज नॉट कन्वर्ज्ड. नो क्योंकि सॉल्यूशन. जो मिनिमम वैल्यू अगर आप यहाँ निकालें, x की वैल्यू 0 दें तो वो +3 पे आती है. ठीक है. तो +3 अगर आप इंसर्ट करेंगे फंक्शन की वैल्यू अगर आपने कैलकुलेट करनी है तो आपके पास आंसर आएगा 0. तो ये बेसिकली इसकी कैरेक्टरिस्टिक है आइट्रेशन मेथड्स की, जो अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं अपने किसी भी एल्गोरिथम के ऊपर तो इसको ऊपर इसके मुताबिक आपको चीज़ें मद्देनजर रखनी पड़ती हैं. तो वही चीज़ें यहाँ पे मैंने 3-4 पॉइंट लिखे हुए हैं. ठीक है. बात समझ आई कि आइट्रेशन मेथड क्या होते हैं और किस तरीके से सॉल्व होते हैं. जी जी. और यही बेसिकली न्यूटन रेफरेंस मेथड भी है. सो थोड़ा सा रिवाइज कर लें यहाँ पे पॉइंट्स, वही जो हमने अभी डिस्कशन की है वही पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं. इट इज नोटिसेबल दैट सॉल्यूशन हैव कन्वर्ज्ड आफ्टर आइट्रेशन K5, यानी कि अगर हमने -1 इनिशियल वैल्यू ली थी तो उसने K5 या 6 के ऊपर आइट्रेशन वैल्यू कन्वर्ज हो गई थी और वैल्यू हमारे पास क्या आई थी? -5. ठीक है. यहाँ पे हमारे पास -5 आ रही है. And the difference between the solution of two iterative onward is lower than the tolerance value. तो इन दोनों का आप डिफरेंस ले लें तो 0 है, जो हमारी जो टॉलरेंस वैल्यू है वो लोअर देन है. The solution can be verified by calculating the function value at x minus 5. ये हमने करके देख लिया. Generally, no linear equation has more than one solution, but Newton method provide only one solution that is close to the starting point. So this is the critical point. ठीक है. यानी कि हमें न्यूटन मेथड वही सॉल्यूशन देगा जो बेस करता होगा उसके इनिशियल वैल्यू के ऊपर. So in order to get the other solution, initial value must be changed in different values. To different values की बात करें, so in the same example we can change the initial value to x naught as 1, जो हम ये करके देख चुके हैं. तो उस सूरत में हमारे पास जो दूसरा solution प्रोवाइड हुआ that is x is equal to 5. ठीक है. The solution will converge in the same manner या same number of iteration but in opposite direction.
and provide second solution. यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, ये हमने अभी मैथमेटिकली करके देख लिया तो हमें थोड़ा सा क्लैरिटी आ गई। अच्छा, उसके अलावा क्या है, नेक्स्ट स्टेप जो था वो भी हमने करके देख लिया जब ये कन्वर्ज नहीं होता। तो द न्यूटन मेथड कन्वर्ज क्विकली व्हेन स्टार्टिंग पॉइंट क्लोज टू द सॉल्यूशन। However, in some circumstances, method is known to diverge or provide no information that solution do not exist. In the example, at f is function is 0, Newton method will not converge. यानी कि हमारा इस न्यूटन मेथड का जो ड्रॉबैक है वो ये है कि ये हमें नहीं बताता कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, यानी कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करने का मतलब क्या है कि वो हमें ये नहीं बताएगा कि जो वैल्यू एफ ऑफ एक्स की हमने 0 की जो इंसर्ट की है ये इनवैलिड है। वो सिर्फ रिपीट करता रहेगा, रेपिटेशन होती रहेगी, आइटरेशन होती रहेगी और डाइवर्ज करता रहेगा मेथड, वो कन्वर्ज नहीं होगा। तो एक्स की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। ओके, सो दैट्स व्हाई मैंने आपको कहा था कि आप इसमें दो मेथड्स, जब पावर फैक्ट्री जो आपने सॉफ्टवेयर देखा था उसकी सेटिंग देखी थी, उसमें दो वैल्यू थी लूप को या आइटरेशन मेथड को टर्मिनेट करने की, कि हमने टोटल नंबर ऑफ आइटरेटिव मेथड्स जो आइटरेशन लूप्स है वो कितने अलाउ करने, whether it converged or whether it does not converge। ठीक है, उसके बाद आपका एल्गोरिथम टर्मिनेट हो जाएगा। और उस दूसरी वैल्यू आपकी क्या है, टॉलरेंस वैल्यू। ठीक है, जो उसके जो स्टेट वेरिएबल्स हैं उसके टॉलरेंस में कितनी अगर टॉलरेंस एक प्रीडिफाइंड वैल्यू से कम है तो टर्मिनेट द वैल्यू। ठीक है, अब वो पैरामीटर्स आपको समझ आ गए जो हमने सेट की थे। मैक्सिमम आइटरेटिव वैल्यूज 25 थी शायद। ठीक है, ऐसे ही था कुछ। ओके, अच्छा, अभी हमने इस इक्वेशन को अप्लाई किया फॉर सिंगल वेरिएबल। तो अगर आपने मल्टी वेरिएबल सिस्टम के लिए तरफ जाना है तो उसकी इक्वेशंस को हम किस तरीके से फॉर्मुलेट कर सकते हैं। जैसे हमारे पावर फ्लो इक्वेशन है जिसमें 2 नंबर ऑफ इक्वेशंस हैं। तो न्यूटन रेफरेंस इक्वेशन कैन बी एक्सटेंडेड फॉर मोर देन वन वेरिएबल यूजिंग टेलर सीरीज इन द सेम मैनर। सो कंसीडर अ फंक्शन, ये हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स, इसमें दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई ऑफ टू वेरिएबल्स। So we can apply a linear approximation on this function using Taylor series around a point x naught and y naught। तो ये हमारे इनिशियल पॉइंट है। तो फंक्शन कैसे होगा, फंक्शन ऑफ x ऑफ y वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू है फंक्शन की वैल्यू एट इनिशियल पॉइंट्स प्लस x। अगर उस फंक्शन को x के साथ हम डेरिवेट करें और उसके इनिशियल पॉइंट के अराउंड, एंड देन वी पुट x इज इक्वल टू माइनस x नॉट, एंड देन ऐड करें द सेकंड वेरिएबल के ऊपर y and we derivate the function with respect to second variables। ठीक है, हम इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की तरफ नहीं जा रहे, जाहिर सी बात है हमने लीनियर अप्रोक्सीमेशन करना है तो क्वाड्रेटिक जो टर्म्स हैं उसको हम इग्नोर करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अच्छा, अगेन वी स्वेप द एरर, वी हैव टू फाइंड द एरर। तो हमारे पास ये एरर फाइंड आउट हो रहा है कि हमारा ओरिजिनल फंक्शन जो है वो, या वो वैल्यू जो हमने फाइंड आउट करनी है वो क्या है, माइनस उस फंक्शन की वैल्यू एट इनिशियल पॉइंट या ऑन आइटरेटिव के एफ के की वैल्यू के ऊपर उस फंक्शन की वैल्यू क्या है। तो दिस इज बेसिकली द एरर, अगेन एरर इन आवर वैल्यूज दैट वी गोइंग टू फाइंड आउट। सो सिंप्लीफाई दिस एंड वी कैन अगेन रीअरेंज दिस फंक्शन इन द मैट्रिक्स फॉर्म कर सकते हैं। ओके, so let's assume we have two functions। राइट सी बात, अगर आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, अगर आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, so you need two equations to solve them। यहां तक बात क्लियर है कि हम सिंगल इक्वेशन से सॉल्व नहीं कर सकते। so we have function 1, we derivate that with respect to x at initial point, and then here as well we have function 1, we derivate that with respect to second variable, और उस फंक्शन 1 का एरर निकाल लेते हैं। इसी तरीके से हमारे पास फंक्शन 2 है, वो फंक्शन भी जो दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास x और y का पे बेस करता है। ठीक है, और सो we derivate function 2 with respect to x and then we derivate the function with respect to y। function 2 की बात कर रहे हैं यहाँ पे at initial point,
the same initial points है हमारे पास, and then again we calculate the error of that function 2. ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? सही। ठीक है, इसको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैट्रिक्स की फॉर्म में इस तरीके से लिखा जा सकता है कि आपके पास दोनों एरर्स आपके पास कॉलम वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, एंड देन यू हैव टू वेरिएबल्स, तो डेल्टा एक्स इसको क्या लें, इसमें टू वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई। ओके, and then we have the derivate, so derivation of first function with respect to first variable, then the derivation of first function with respect to second variable, और इसी तरीके से ये हमारे पास derivation of function 2 with respect to x first variable and the derivation of function 2 with respect to second variable। ठीक है, यहां तक क्लियर? चलो नेक्स्ट, इसको हम न्यूटन इक्वेशन के ऊपर कैसे अप्लाई करते हैं, चलो इसको बाद में देखेंगे। अच्छा, अब इसको देखें, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है, बोर्ड की फॉर्म में। तो ये जो वेरिएबल है फर्स्ट, ये बेसिकली चेंज इन वेरिएबल है, ऐसी है सही। कि आपके पास x है और इसको मैं x के प्लस 1 कहूं अगर, एंड देन x जो इनिशियल वैल्यू है प्लस चेंज इन x। ठीक है, डेल्टा निकल रहा है ना ये? सही सही। ठीक है, तो ये डेल्टा x अगर मैं इसको कहता हूं तो डेल्टा x इज इक्वल टू x माइनस x नॉट, और इसको मैं सिंप्लीफाई कर दूं, हमने क्योंकि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x इज इक्वल टू x नॉट प्लस डेल्टा x, ऐसी हो जाएगा। सही। ठीक है, तो दिस इज नाउ द वेक्टर ऑफ चेंज इन वेरिएबल्स। ओके, यहां तक क्लियर? और ये जो मैट्रिक्स है इसको बेसिकली हम कहते हैं जैकोबियन मैट्रिक्स, दिस इज जे। और ये जो फंक्शन है ये हमारे पास इनपुट फंक्शन के तौर पे कहेंगे, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो इनपुट वेरिएबल जो है वो फंक्शन है, वो हमने फाइंड आउट करना है उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो इसको हम जेनेरिक फॉर्म में लिख सकते हैं, चेंज इन वेरिएबल, स्टेट वेरिएबल्स, ये हमने फाइंड आउट करना है। जैकोबियन मैट्रिक्स हमें मालूम है, ये हमने कैलकुलेट करना है ड्यूरिंग द प्रोसेस। और चेंज इन द इनपुट फंक्शन, या फंक्शन आप इसको कह सकते हैं कि रेफर एज ए इनपुट वेक्टर। ठीक है, ये इनपुट वेक्टर के में क्या चेंज है। तो दिस इज आल्सो डेल्टा। डेल्टा समझ आ गया आपको, डेल्टा क्यों है यहाँ पे? तो इसमें वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू जो या फंक्शन की वो वैल्यू जो हमने फाइंड आउट करनी है, फॉर एग्जांपल 103 माइनस वो फंक्शन की वैल्यू जो हमारे के आइटरेशन के ऊपर हमने उसको कैलकुलेट की। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर? तो यहाँ सिंपली हम जो जैकोबियन मैट्रिक्स है उसको इन्वर्स कर दें और इस फंक्शन के साथ हम मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास जो चेंज इन स्टेट वेरिएबल्स है वो आ जाता है। ठीक है, तो दीज टू थिंग्स वी विल कैलकुलेट इट और वी परफॉर्म द कैलकुलेशन। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो जे है वो पार्शियल डेरिवेटिव फंक्शन है, इसको कहते हैं हम जैकोबियन मैट्रिक्स। डेल्टा एस के इज अ स्टेट वेक्टर्स, और हमारे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, डेल्टा एफ ऑफ एक्स इज रेफर एज इनपुट वेक्टर। द बेसिक आइटरेशन इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ के एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू के एक्स प्लस डेल्टा के एक्स के। ठीक है, अगेन वही सेम इक्वेशन हमारे पास बन गई। तो वेयर k is equal to 0 1 2 3, this is iteration number for n system of nonlinear equations, Jacobian state and input vector can be formulated as this। यहाँ पे जो n है, बेसिकली n का मतलब क्या होगा यहाँ पे, नंबर ऑफ बस बार टाइम्स 2। क्यों? क्योंकि हमारे पास हर बस बार के ऊपर दो वेरिएबल्स हैं, 4 वेरिएबल्स हैं, लेकिन हमने फाइंड आउट करने इसमें से 2 वेरिएबल्स फाइंड आउट करने हैं, और नंबर ऑफ इक्वेशंस जो हैं वो भी 2 हैं। ठीक है, तो टोटल कितने बन जाएंगे इसमें फंक्शंस के अंदर, नंबर ऑफ बस मल्टीप्लाई बाय 2,
ठीक है। सही। तो यहाँ पे हमारे वेरिएबल्स x1, x2, x3, x4 अप टू xn एंड देन वी हैव अ फंक्शन f of x1, 2 and 3 f of n। और जैकोबियन मैट्रिक्स कैसे बनेगा? अगेन फर्स्ट रो में क्या होगा? फंक्शन 1 डेरिवेट विद वेरिएबल 1, वेरिएबल 2 and so on up to xn, and then we can keep going. Second row would be function 2, and then for the last n row would be function f of n divided by derivative by variable 1, variable 2, keep going, and at the end we have xn। okay, now the clear? सही। all right, now we're going to apply this methodology। इस मेथड को हमने अप्लाई करना है to solve our electrical network, so that's why heading is load flow calculation using Newton Raphson method। okay, so to apply Newton Raphson method for load flow calculation we use the power flow equation। वो दो power flow equations क्या थी, याद है आपको? P नहीं फिर याद तो नहीं। PL UL UM function m to 1 n number of buses cos theta angle L minus theta angle minus m plus b, यहाँ पे g आएगा, और BLM sin of angle 1 and then ऐसे ही था। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन थी हमारे पास QL, अगर बात करें तो उसमें क्या था बताएं मुझे? UL UM यहाँ पे आ जाएगा BLM, नहीं यहाँ पे GLM ही है, साइन का GLM फंक्शन है, साइन ठीक है, साइन माइनस BLM एंड देन कॉस फंक्शन, ऐसी है। कॉस। तो ये दो हमारे पास जी। इक्वेशन अवेलेबल है, ठीक है। तो वही चीज मैंने यहाँ बता दी। हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है, लेट्स अज्यूम किसी भी एक बस बार की बात कर रहा हूँ, अभी सिंगल नोड के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं हम। तो हमारे पास क्या होगा, एक एक्टिव पावर रेफर एज एफ ऑफ एल, इसके दो वेरिएबल्स हैं, वोल्टेज का मैग्नीट्यूड एंड एंगल, ठीक है। यानी कि हमें फंक्शन में, ये हम लोड बस के ऊपर फाइंड आउट कर रहे हैं, लोड बस के ऊपर बात कर रहे हैं, पीक्यू बस के ऊपर। तो पीक्यू बस के ऊपर हमें एक्टिव और एक्टिव पावर गिवन है, ठीक है, ऐसे ही है। अगर ये मेरे पास लोड बस है, मैं यहाँ कहता हूँ मेरे पास 10 मेगावाट जो है एक्टिव पावर है और 1 मेगावाट जो है रिएक्टिव पावर है। तो इसमें P और Q की वैल्यू गिवन है और मुझे फाइंड आउट करना है वोल्टेज और इसका मैग्नीट्यूड, ऐसे ही है। यानी कि इसका मतलब ये जो वैल्यूज होंगी हमारे पास वो क्या हो जाएंगी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हो जाएंगी। जिस तरीके से हमने 103 एज्यूम किया था, तो ये बेसिकली इसको रेसिप्रोकेट कर रही है। बात समझ आई जी? क्या सर? बात समझ आ गई ये वाली? सर रिपीट कर दें सर, इंटरनेट प्रॉब्लम। मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे आपके पास जो एक्टिव पावर है और एक्टिव पावर है, जो हम इस फंक्शन को वैल्यू को इंसर्ट करें, अभी हम जो इक्वेशन जो डेराइव कर रहे हैं फॉर पीक्यू बस के लिए। तो अगर मैं कहता हूँ मेरे पास पीक्यू बस है, उसके ऊपर एक लोड लगा हुआ है, तो पीक्यू बस पे एक्टिव पावर और एक्टिव पावर नॉन होती है कि हम कहते हैं कि इस पे 10 मेगावाट लोड है, लेट्स अज्यूम, और हम ये कहते हैं 1 मेगावाट का अगर एक्टिव लोड है फॉर एग्जांपल। तो वी हैव टू फाइंड आउट कि यहाँ पे इस लोड बस के ऊपर वोल्टेज और का एंगल और मैग्नीट्यूड और एंगल क्या होगा। तो ये जो वैल्यू है एक्टिव और एक्टिव पावर, इसका मतलब ये हो गया, जिस तरह हमने पिछली एग्जांपल की थी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमने सेट की थी 102 103, तो ये बेसिकली इसको रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। ठीक है, सही। ओके, जहां तक लिया तो हमने इसको फंक्शन को इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन इस तरीके से लिख लिया। So at PQ bus, active और reactive power are known and we have to estimate the voltage, angle and magnitude. So हमारे पास जो स्टेट वेरिएबल हो जाएगा इस PQ बस के ऊपर, यानी कि ये हमारा फंक्शन हो गया,
वो फंक्शन की वैल्यू जिस पे हमने वैल्यू हमें पर नोन है, हमें फाइंड आउट करनी है। और फाइंड आउट क्या करना है, वोल्टेज का मैग्नीट्यूड और एंगल, और उसको हम उसको स्टेट वेरिएबल्स की फॉर्म में लिख सकते हैं लाइक दिस। ओके, सही। सो बेसिकली ये ऑर्डर मैटर नहीं करते इस ऑर्डर को, लेकिन फॉर सिंपली अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि हमारे पास जो एंगल होता है वो प्रोपोर्शनल होता है पी के, ऐसे ही है, और वो वोल्टेज का जो सही। मैग्नीट्यूड होता है वो प्रोपोर्शनल होता है क्यू के। ओके, तो इस वजह से जो सही। ऑर्डर देख लें, फंक्शन ऑफ एल है, एफ ऑफ एल है, वो एक्टिव पावर का है, और जी एल जो है, एल इज द इंडेक्स ऑफ द बस, ठीक है, जेनरिक फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो वो बराबर है क्यू के। तो इसी तरीके से रो का ऑर्डर देख लें, पहले हमने एंगल लिखा है और फिर हमने वोल्टेज लिखा है। ओके, ऑलराइट, तो लोड बस के ऊपर हमारे पास जो अल्टरनेटिव इक्वेशंस कैसे बन जाएगी, इज द फॉर्म ऑफ दिस। तो यहाँ पे हमारे पास एस्टिमेट करना है नेक्स्ट एंगल एंड द वोल्टेज, वी नो द प्रीवियस वैल्यूज, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्लैट स्टार्ट कंडीशन। फिर डेरिवेट कर देंगे फंक्शन एफ ऑफ एफ को विद रिस्पेक्ट टू एंगल एम, एंड देन अगेन फंक्शन को डेरिवेट कर देंगे वोल्टेज के रिस्पेक्ट से। तो फिर सेकंड रो में आपके पास कोई दूसरा जो फंक्शन होगा उसको हम डेरिवेट कर देंगे अगेन एंगल के रिस्पेक्ट से, और देन अगेन मैग्नीट्यूड के रिस्पेक्ट से। तो ये जो हमारे पास डेल्टा पी के और क्यू के है, वो हमारे पास एरर इन द इनपुट वेरिएबल, इनपुट वेक्टर में होगा, ठीक है। तो ये एरर किसके बराबर है, दैट इज इक्वेशन दिस वन। ये दो वैल्यू हमें नोन है, ये हमें पता है, ठीक है, 10 मेगावाट और 1 मेगावाट की एग्जांपल आपके सामने। और ये हम उस फंक्शन को यूज करके जो हमने पी एल पूरा जो कैलकुलेट किया हुआ यू एल यू एम है, इस इक्वेशन को यूज करके ये कैलकुलेट करेंगे फॉर एवरी आइट्रेशन, जो हमारे पास जो प्रीवियस वैल्यू होगी, जो वैल्यू होगी एट के आइट्रेशन के ऊपर, ठीक है। सो वेयर इनपुट वेक्टर इज डिफरेंट बिटवीन द स्केड्यूल एंड एक्टिव पावर, तो यहाँ हम कहते हैं ये स्केड्यूल है, कैलकुलेट सॉरी कैलकुलेटेड पावर, ये हमने स्केड्यूल की है और ये हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है। So here PL and QL refer to the amount of load connected to the bus. If there is no load connected, active and reactive power are simply inserted zero. So अगर हमारे पास कोई सिंपल बस बार स्ट्रक्चर है समथिंग लाइक दिस, तो लोड अगर यहाँ पे कनेक्टेड है और यहाँ पे हमारे पास ग्रिड है, तो ये यहाँ पे कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, तो दिस इज अगेन अ PQ बस बट द वैल्यूज आर जीरो, ठीक है। ओके, if there is no load, ठीक है, if power is injected into the bus, P and Q are set positive, and if it is consumed from the bus, power are set as negative. तो हमने जो डेरिवेशन ड्राइव की थी एक्टिव पावर की, वो हमारी जनरेटर ओरिएंटेड थी। तो उस साइन कन्वेंशन के लिहाज से अगर हम यहाँ पॉजिटिव वैल्यू इंसर्ट करेंगे, प्लस 10 मेगावाट लिखेंगे, इसका मतलब है बस के अंदर हम इनफिट कर रहे हैं पावर को, ठीक है। यही इक्वेशन जनरेटर के लिए भी है और लोड के लिए भी है। और अगर यहाँ मैं माइनस लिख दूं तो इसका मतलब है कि माइनस यहाँ बस से ड्रॉ हो रहा है। तो लोड अगर रेफर करना है तो आप माइनस 10 मेगावाट यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। ओके, चले, अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो जैकोबियन मैट्रिक्स थे उसके एलिमेंट्स हमने कैलकुलेट करने हैं। ये 1 2 3 4 हैं, 4 एलिमेंट्स हैं हमारे पास। लेकिन इसमें हमने ये चीज देखना है कि या m की वैल्यू है आइदर इज इक्वल टू l और आइदर इट इज डिफरेंट। वो आगे मैं मैट्रिक्स दिखाऊं तो उससे थोड़ा सा आपको क्लैरिटी आ जाएगी। तो सबसे पहले इक्वेशन क्या, हमने जैकोबियन मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कैलकुलेट करने हैं बाय डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन 12 और 13। ये 12 और 13 का रेफर वही है जो आपका pl और ql की इक्वेशन हमने ड्राइव की थी, ठीक है। इन दो इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू दीस वेरिएबल्स। और यहाँ सबसे पहले हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि हमारे पास l जो है वो m के बराबर नहीं है, ठीक है। तो pl अगेन मैं आपको बता रहा हूँ ul और um है, ठीक है, और इन दोनों में m की वैल्यू 1 एंड इसको जेनेरिक फॉर्म में मैंने इसको डेरिवेट किया।